तो लास्ट क्लास फिजिक्स में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ देखा था, और एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ में हमने क्या क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर, उसके स्पेशल केसेस, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। मतलब अगर एक सर्कुलर लूप है, तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा था, इन दोनों के बारे में हम बात किए थे। आज के क्लास में हम उसी एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बाकी रह रहा है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स एक्सिस। अब एट इट्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, इसको समझना। मान लो ये आपका कॉइल है, आपको सामने से ऐसे दिख रहा है, अगर मैं इसको साइड कर दूं, मतलब साइड वाइज देखूं, आपको ऐसे दिख रहा होगा। अब अगर इसके सेंटर से मैं एक वायर को, एक सेंटर से एक पाथ पास कराऊं या लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये उसका एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं एक कॉइल लेता हूं और वो कुछ ऐसा है, ठीक है, सर्कुलर है, और उसके ही सेंटर से मैं अगर एक लाइन पास कर देता हूं, मान लो ये, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस पे निकालना है ड्यू टू दिस कॉइल। मतलब समझना, एक कॉइल है, उसके एक्सिस पे ऐसे अगर मैं उसका एक्सिस रखा, तो इस पेन के निप पे, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। यहां पे वही जो पुराना वाला लॉजिक था, क्या, पहले हमें एक लेना है करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट लेना है। मान लो मैं यहां पे एक करंट एलिमेंट लेता हूं और यहां पे लेता हूं। अब इसको समझना, मान लो ये आपका कॉइल है, आप यहां पे कोई भी पॉइंट से आप करंट एलिमेंट चूज करो, कोई भी पॉइंट से करंट एलिमेंट चूज कर लो। अगर आप उस करंट एलिमेंट आप चूज कर सकते हो, यहां पे जो करंट एलिमेंट होगा इसके नीचे, मतलब सेंटर के ऑपोजिट, यहां पे जो करंट एलिमेंट होगा, यहां पे जो करंट एलिमेंट होगा, वो आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा, क्योंकि सेंटर के ऑपोजिट में दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पे करंट एलिमेंट डीएल चूज करता हूं और ऑटोमेटिकली यहां पे भी ये भी डीएल हो जाएगा, ठीक है। अब इस वायर में मान लो करंट पास कर रहा है इन दिस डायरेक्शन आई, मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है, करंट पास कर रहा है, और मुझे इस लूप के वजह से, मान लो इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इस लूप के वजह से मुझे इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले आर निकालेंगे, मतलब जो डिस्टेंस होता है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये आपका हो गया आर वेक्टर, ये डिस्टेंस होगा ना। और ये हमेशा कैसा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर, मतलब एंगल उनके बीच में कितना होना चाहिए। बायोट-सावर्ट्स लॉ अगर याद करो, ये अगर वायर होता था, यहां से हम ये आर लेते थे और ये एंगल थीटा होता था ना, तो यहां पे और इस वायर के बीच में, डीएल के बीच में एंगल कितना होगा, यहां पे लग रहा होगा कुछ सर्टेन एंगल होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री होगा। कैसे 90 डिग्री होगा समझते हैं। मान लो ये लूप है, यहां से आप कोई भी टेंजेंट से, देखो कोई भी पॉइंट से अगर मैं इस वाले, देखो ये अगर लूप है, मैं अगर इधर से निकालता हूं इसको, तो यहां पे इस एलिमेंट और ये पेन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। आप कोई भी पोजीशन पे ले लो, वही पोजीशन पे वो 90 डिग्री आएगा। तो एंगल बिटवीन डीएल एंड आर हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और यहां से मैंने इसका रेडियस मान लो कितना ले लिया, ए, ठीक है, रेडियस ऑफ द कॉइल मान लो मैंने ए ले लिया, ये हो गया परपेंडिकुलर। इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को, डीएल के इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ओ, ठीक है। अब इस पॉइंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यह भी देखने वाली बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द, अगर हम देखें, मैं क्या बोला था, अगर ये वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वायर के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो,
कोई भी डायरेक्शन में ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा करंट एलिमेंट के साथ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो इसके वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड गिर रहा होगा, मान लो वो ऐसे कुछ गिर रहा होगा परपेंडिकुलर, किसके साथ परपेंडिकुलर, आर के साथ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गया डीबी। वैसे ही इसी के साथ मैं अगर ये ले लूं, ये इसके साथ परपेंडिकुलर हो गया, इसको इसके साथ, ठीक है, ये भी बन गया डीबी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब मान लो ये जो डीएल है ये इसके साथ तो 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन इस वाले इसके साथ, जो ये सेंटर के साथ या एक्सिस के साथ मान लो फाई एंगल बना रहा है। अगर यहां पे फाई बना रहा होगा तो यहां पे भी फाई बना रहा होगा या नहीं होगा? तो इधर से मैं इस डीबी को दो कंपोनेंट में तोड़ता हूं, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। तोड़ सकता हूं या नहीं तोड़ सकता हूं? अब देखो, अगर ये 5 हुआ और ये टोटल 90 हुआ, ये अगर 5 हुआ, ये टोटल अगर 90 हुआ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो। देखो ये 5, अब ये हो गया हमारा 90, ये वाला पार्ट ये 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया और ये वाला देखो इसके साथ ये कितना होगा, ये भी 90 होगा या नहीं होगा? अब इसको अलग से मैं समझा देता हूं, नहीं तो वहां पे एंगल में कंफ्यूज करोगे। देखो ये हो गया डीबी, ये हो गया एक्सिस, ये हो गया डीबी, ये वाला उसका डीबी का कंपोनेंट, ठीक है, ये और ये हो गया आर आपका, इसके साथ ये 90 डिग्री बना, ठीक है, और यहां पे ये 5 बना, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है ना, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? देखो ये अगर 90 हुआ, ये अगर 90 हुआ, ये अगर 5 हुआ, तो ये वाला कितना बन जाएगा? 90 - 5 बनेगा। अब ये अगर टोटल 90 हुआ और ये अगर 90 - 5 हुआ, तो ये कितना बनेगा? 90 - 5, तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 5 होगा या नहीं होगा? समझ में आया ये कैसे 5 हुआ? ऐसा नहीं कि रट दो तो हो जाएगा, समझे? चलो ठीक है, इसको अलग अलग कलर पेन से समझते हैं। ये आपका एक्सिस है, ठीक है ना, ये वाला बीच वाला एक्सिस। अब डीबी इधर है, ऐसे जा रहा है डीबी, और एक यहां से ये लाइन आ रहा है जो कि है आर, ये आर है। आर और डीबी के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है या नहीं है? अब यहां पे मैंने जब डीबी को दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक कंपोनेंट ये बना या नहीं बना, तो ये कंपोनेंट इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। और ये वाला एंगल हमारा कितना है? 5 है ना। तो अगर ये टोटल 90 डिग्री, ये 5, तो ये वाला एंगल कितना होगा? अभी ब्लैक वाला जो है उसको भूल जाओ, ब्लू वाले को देखो। ये अगर टोटल 90 है, ये अगर 5 है, तो ये वाला कितना बनेगा? 90 - 5 बनेगा या नहीं बनेगा? अब आते हैं ब्लैक वाले कहानी पे। ब्लैक में ये देखो आर के साथ ये 90 डिग्री बना, डीबी जो है ना, ये टोटल 90 डिग्री बना। अब ये वाला जो एंगल बना, जो इस आर के साथ, ये कितना बना है? 90 - 5 बना है ना। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? ये वाला एंगल टोटल है 90 माइनस 90 - 5, तो कितना बन गया? 90 - 90 + 5, तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 5 बनेगा। तो ये वाला एंगल हमारा कितना बन गया? 5 बना।
बना या नहीं बना, समझे? ये बन गया फाइ। अब वैसे ही इस वाले को अगर दो पार्ट में तोड़ू, अच्छा ये अगर फाइ बना तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा डीबी कॉस फाइ, और ये वाला क्या बनेगा, डीबी साइन फाइ बनेगा ना। वैसे ही इसको अगर तोड़ू तो ये वाला बन गया कितना, डीबी साइन फाइ, और इधर और एक बनाऊं तो ये बन गया डीबी कॉस फाइ, और यहां पे फाइ कौन सा एंगल है, ये वाला फाइ का एंगल है। समझे या नहीं समझ में आया? ये तो हो गया डीएल। अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, डीबी इक्वल टू कितना होता है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये होता है या नहीं होता? अब अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे डीबी सिर्फ अकेला नहीं है, डीबी यहां पे दो अलग अलग कंपोनेंट में टूटे हुए हैं, है ना। तो डीबी कॉस फाइ और डीवी कॉस फाइ, एज बिकॉज ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पे हम साइड में लिखेंगे एज डीबी कॉस फाइ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दे कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, तो क्या एज डीबी कॉस फाइ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो डीबी सिर्फ क्या बचेगा, डीबी साइन फाइ बचेगा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो बचा डीबी साइन फाइ। तो पहले डीबी साइन फाइ पे जाने से पहले हम डीबी का वैल्यू निकालते हैं। डीबी कितना हो जाएगा, डीबी विल बी इक्वल टू यहां पे थीटा क्या हो गया, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, और डीएल एंड आर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एज यहां पे हम क्या लिखेंगे, एज डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। अब आर क्या है, ये डिस्टेंस, आर ये डिस्टेंस है। तो डीबी कितना हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल बाय आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, डीबी कॉस फाइ एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो बच क्या रहा है, ओनली डीबी साइन फाइ। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से फॉर्म हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डीबी साइन फाइ के वजह से फॉर्म हो रहा होगा। तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाइ। ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब यहां पे अगर मैं साइन फाइ का वैल्यू निकालूं, साइन फाइ विल बी इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल से, तो इस वाले ट्राइंगल में मैं अगर साइन फाइ का वैल्यू निकालूं फ्रॉम ट्राइंगल OCP, OC और ये वाला पॉइंट P, OCP से अगर मैं साइन फाइ निकालूं तो साइन फाइ कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है A और हाइपोटेनस कितना है R, तो A बाय R होगा या नहीं होगा। और डीबी कितना हो जाएगा, डीबी हमारा कितना है, वहां से निकाले म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल बाय आर स्क्वायर, ये होगा। अब इसमें वैल्यूज डाल दो, देयरफॉर बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई
इंटू आई डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू ए बाय आर, ये होगा या नहीं होगा? अब यहां पे कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या है? म्यू नॉट कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, करंट आई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, यहां पे ए और आर ये सारे कांस्टेंट है, तो सबको बाहर ले आओ। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ बचा क्या? डीएल। अब ये डीएल क्या है? ये डीएल इस सर्कुलर पार्ट का या सर्कुलर कॉइल का एक छोटा सा हिस्सा है, तो डीएल को इंटीग्रेट करने पे मुझे क्या मिलेगा? उसका पूरा सरकमफेरेंस मिलेगा। अगर ये आपका कॉइल है, अगर ये आपका कॉइल है, इसमें से आप छोटा सा डीएल ऐसे ले रहे हो, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो पूरा का पूरा इसका सरकमफेरेंस मिलेगा ना, तो वही चीज है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना हो जाएगा? इस कॉइल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, मतलब रेडियस ए है तो 2 पाई इंटू ए, तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू 2 इंटू पाई इंटू ए होगा। अब यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई गेट्स कैंसिल, 2 से 4 गेट्स कैंसिल, तो 2 ये बचा या नहीं बचा? ये वाला साइड लिख चुके हो। b इक्वल टू कितना हो गया? देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, ये बना। अब r ये वाला है ना, और इसको अगर मैं x दूरी पे रख देता हूं, मतलब ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, मान लो वो सेंटर से x दूरी पे है, ठीक है? x दूरी पे अगर है तो r विल बी इक्वल टू कितना? r विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ये होता। तो मैं r के जगह पे इस वैल्यू को अगर डाल दूं तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? तो मैग्नेटिक फील्ड बी एक करंट कैरिंग कॉइल के वजह से एट इट्स एक्सियल पॉइंट कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए क्या है? रेडियस ऑफ द कॉइल, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? सेंटर से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसका दूरी, प्लस ए का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर टू होल टू द पावर 3/2, होगा या नहीं होगा? और इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, if there are n number of turns, अगर n टर्न्स हुए तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब इसमें स्पेशल केसेस वगैरह भी है, उस पर भी जाएंगे, पहले इसको लिख लो। स्पेशल केस में नंबर 1, अगर ऐसा होता, मतलब x का वैल्यू अगर 0 हो जाता, मतलब ये जो पॉइंट P है वो इस कॉइल के सेंटर पे लाई करता, जिसका डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास भी किया हुआ है। अब देखते हैं क्या इसी को यूज करके अगर मैं वो चीज निकाल लूं तो क्या हमारा जो लास्ट क्लास डिराइव किया था उसके साथ बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सेंटर के लिए क्या हो जाना चाहिए? P आके इधर लाई करना चाहिए, मतलब x 0 हो जाना चाहिए। तो पहला केस, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, एट द सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल मतलब x का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। अगर x 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? देखो म्यू नॉट एन आई, देयरफॉर b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू
कितना हो जाएगा, ये अगर 0 हो गया तो a का क्यूब इंटू a का क्यूब, तो ये और ये गेट्स कैंसिल, तो कितना आ गया, म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2a। और ये हमने लास्ट क्लास जब डिराइव किया था, क्या हमें यही वैल्यू मिला था, चेक करो, मतलब ये जो हमने कैलकुलेट किया सही है, इससे हम ये भी बता सकते हैं। दूसरा स्पेशल केस, अगर मान लो ये जो P पॉइंट है वो बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है, मतलब जो X है उसका जो वैल्यू है वो उस कॉइल के रेडियस से बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब मान लो इतू सा कॉइल और आप जाके मान लो देख रहे हो 2 किलोमीटर दूर, मान लो रेडियस हो गया कॉइल का 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, और जो ये X का वैल्यू है वो हो गया मान लो 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी पकड़ लो, यहां पे 1 सेंटीमीटर, यहां पे ये जो दूरी है वो है 1 किलोमीटर। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, इफ X का वैल्यू इज मच मच ग्रेटर देन A, X का वैल्यू अगर A से बहुत बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, A बहुत छोटा है तो A को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देयरफॉर B विल बी इक्वल टू, एज A को नेग्लेक्ट कर देंगे तो म्यू नॉट ni बाय 2 इंटू एक्स का क्यूब, ये होगा या नहीं होगा, तो सर ए स्क्वायर भी छूट गया ना, हाँ, म्यू नॉट ni a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा। यहां पे मैंने क्या किया, नेग्लेक्टिंग a, क्योंकि इट इज वेरी छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्पेशल केसेस हो गए जो इसके बेसिस पे पूछे जा सकते हैं या दिमाग में होने चाहिए। इसको लिख लो। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, उसके बारे में भी बात करेंगे, तो पहले इसको लिख लो। यहां पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो इसमें बात करना है वो है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे अगर आप देख सकते हो डायग्राम में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि dB cos फाई एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से बन रहा है, dB sin फाई के वजह से। तो dB sin फाई का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, इस तरफ है ना, तो इसी तरफ होना चाहिए। लेकिन हमने सीखा हुआ है एक रूल, क्या, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो अब यहां पे अंदर बाहर का दिक्कत हो गया, क्योंकि ये यूज करने पे बता रहा है करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ, और यहां पे अगर डायग्राम पे देखें तो इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो ये थोड़ा 3D मामला हो जाता है, इसको समझना। अब अगर मैं इसको ये कॉइल ले रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे मुझे, पॉइंट की वजह से मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पोजीशन पे जहां पे मेरा उंगली है। देखो मान लो इस पॉइंट की वजह से यहां पे जहां पे मेरा उंगली है मुझे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इधर लिया, ये करंट का डायरेक्शन, मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन में टर्न करूंगा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, ना कि पेपर के अंदर की तरफ। एज बिकॉज ये मैंने 2 डायमेंशन में बनाया है, तो अगर तुम इस पे लगाओगे ना डायरेक्टली तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए 3 डायमेंशन में समझना। तो 3 डायमेंशन में जब समझने के लिए, अगर ये कॉइल है, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा होगा, अगर सामने से देखो तो ऐसे, और अगर साइड से देखो तो ऐसे, करंट ऐसे जा रहा होगा। करंट अगर ऐसे जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर की तरफ। किसके अंदर की तरफ, कॉइल के अंदर की तरफ। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे घूम रहा होगा, वो ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है, इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा देखो, इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये आपका कॉइल है ऐसे, ठीक है, ये आपका कॉइल है, तो
तो इसके वजह से अगर अब देखो, इसके वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं और करंट इसमें ऐसे घूम रहा हो ना, ऐसे ही तो करंट जा रहा होगा इसके चारों ओर, इसमें ऐसे ही तो मूव कर रहा होगा, तो करंट मान लो इस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में मेरा थंब है इस डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? राइट हैंड रूल के वजह से अंदर की तरफ। किसके अंदर की तरफ? इस कॉइल के अंदर की तरफ। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे घूम रहा होगा? इस पॉइंट के चारों ओर ऐसे घूम रहा होगा, मतलब इस पॉइंट पे ऐसे घूम रहा होगा, इसके चारों ओर, इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे, कोई भी पॉइंट ले लो, ऐसे घूम रहा होगा या नहीं घूम रहा होगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अब देखो, इसको देखने के लिए, अब जब देख रहे हो, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, मान लो मैं आपको दिखा रहा हूं करंट का डायरेक्शन ऐसे है, आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा होगा ये क्लॉकवाइज है। मुझे कैसा दिखेगा जो मैं इसके पीछे खड़ा हूं? इसके दो चीजें हो सकती है, मैं इसके पीछे खड़ा हूं, आप इसको फेस कर रहे हो, देख रहे हो ना, आपके लिए जो क्लॉकवाइज होगा मेरे लिए वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और आप मेरे लिए जो क्लॉकवाइज होगा आपके लिए वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या नहीं होगा? देखो मिरर इमेज हो जाता है ना, सामने सामने अगर देखोगे तो मिरर इमेज हो जाएगा ना, मेरे वजह से और आपका वजह से दो अलग अलग परसेप्शन बन जाएंगे। तो इसको समझने के लिए यहां पे और एक दूसरी रूल का इस्तेमाल किया गया जिसको हम बोलते हैं क्लॉक रूल, ठीक है? और इसको याद रखना, ये क्लॉक रूल क्या बोलता है। मैंने गलत बोला थोड़ी टाइम पहले, क्या? अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, अगर जो कॉइल आप फेस कर रहे हो, अगर आपका करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपके तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और अगर आप जिस फेस को देख रहे हो वो अगर आपका क्लॉकवाइज हुआ, मतलब करंट अगर उस फेस में क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, देन जो मैग्नेटिक फील्ड या जो मैग्नेटिक पोल आप देख रहे होगे वो मैग्नेट साउथ पोल होगा। इस चीज को याद रखना है। क्लॉक रूल कहीं कहीं यूज हो जाता है, लेकिन यहां पे भी अगर निकालना चाहो तो 3 डायमेंशन में, अगर एग्जाम हॉल में चूड़ी पहन के गए हो तो चूड़ी निकाल के आप बना सकते हो। जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उधर आप फ्लेमिंग रूल भी लगा सकते हो। दोनों रूल इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा काम को और आसान कर देता है। बस एक ही चीज याद रखना है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, और करंट अगर क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, ठीक है? कॉइल का ये बनाना, ये दिमाग में रखना है। समझ में आया या नहीं है? तो यहां पे आपका एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ खत्म होता है। इतना आपका 2022 सिलेबस में ये 3 ही एप्लीकेशंस हैं, और ये 3 एप्लीकेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, चाहे वो इनफाइनाइट वायर हो या कॉइल के बारे में हो, एंट्रेंस में हो या बोर्ड्स में, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसके रिलेटेड हम डेडिकेटेड एक क्वेश्चन वाला क्लास रखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ का, जहां पे हम डिटेल में समझेंगे, बारीकी से समझेंगे कि कैसा क्वेश्चन हमें आ सकता है और उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, या आपको ये वीडियो के बारे में कुछ भी फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं अपने आप को भी सुधार सकूं और आप लोगों के लिए भी और एक अच्छा कंटेंट बना सकूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।